वेलकम। आज हम जानते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। इसके पहले हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रहता है, द्रव बहता है और गैस उड़ता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कैसी है? बहुत रोचक विषय है कि भाई एक रहता है, एक बहता है, उड़ता है। दुनिया के किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो ये तीनों ग्रुप में ही आते हैं। बाकी चौथा किस तरह का है? लकड़ी उठाए, ठोस हो गया। पानी उठाए, द्रव हो गया। हवा उठाए, गैस हो गया। कोई भी चीज उठाते हैं तो इस तीनों में किसी ना किसी का पार्ट है। तो प्लाज्मा कैसा है? प्लाज्मा होता क्या है, पहले इसको समझिए। प्लाज्मा के बारे में कहा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण होता है। इलेक्ट्रॉनों और आयनों, इन दोनों चीजों को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है आप समझिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। शायद 8वीं में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था को अणु कहते हैं हम, लेकिन शुद्ध पदार्थ अगर तत्व होता है तो उसकी सबसे छोटी अवस्था को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में अभी वर्तमान में हम जनरली मानते हैं 3 प्रकार के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक फॉर्मूला बताया गया है कि Z बराबर P बराबर E। Z का मतलब होता है पदार्थों की परमाणु संख्या, P का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को प्लस मानते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस मानते हैं। ये चीज बेहतर तब आपको समझ में आएगा जब कम से कम सेकंड चैप्टर तत्व, यौगिक मिश्रण और लगभग चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना को जब आप पढ़ेंगे तब। मान लीजिए कि एक सोडियम का संकेत होता है Na, इसकी परमाणु संख्या 11 है। इसका प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। इसमें होता क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट करके कहीं चले जाते हैं या दूसरे तत्व से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें मिल जाते हैं। मान लीजिए कि +11 -11 होता है, सब मिला जुला के 0। +11 एक परमाणु संख्या से मतलब कुछ नहीं, वो अलग है। परमाणु भी 11, प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन भी 11 है। +11 -11 0, ये स्थिति सभी तत्वों में है, इसीलिए सभी तत्व उदासीन माने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइनस में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो अब तो 0 नहीं आएगा ना, अब आएगा 11 - 10 बराबर 1, प्लस में 1 आएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अधिक है। तो इसको धनायन कहेंगे। क्या कहेंगे? धन आयन, प्लस वाला आयन है। मान लीजिए कि +11 प्रोटॉन है, लेकिन माइनस में 11 के जगह 2 गो और कहीं से आ गया, इलेक्ट्रॉन 13 हो गया। तो +11 - 13 आंसर आएगा 2, माइनस में आ रहा है ना, तो इसको कहेंगे ऋणायन। धनायन ऋणायन समझ में अगर नहीं आया तो वेट कीजिए चौथे चैप्टर का। तो कभी धनायन कभी ऋणायन, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन और वो भी टूट करके इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं, उसी के साथ ही रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन और ये आयन मिक्सचर मिलके प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। जनरली प्लाज्मा होता कैसा है, कहाँ होता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये सूर्य और तारों के अंदर जो चमक आपको दिखाई दे रही है ना, वो प्लाज्मा के कारण है। सूर्य और तारों के अंदर ही क्यों वो चमक दिखाई दे रहा है? प्लाज्मा के अंदर है। प्लाज्मा के कारण ही। अब आप चेक कीजिए कि सूरज पे जाकर चेक कैसे करें कि प्लाज्मा की अवस्था कैसी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य में इतनी गर्मी होती है कि गर्मी के कारण ही वहां के तत्व टूट जाते हैं और तत्व टूट करके आयन बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और फिर भी एक साथ रहते हैं। उन्हीं एक साथ रहने की स्थिति को हम प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण है। सूर्य और तारे में देखने को मिलती है और सूर्य और तारों में चमक भी होती है, तो इसी प्लाज्मा के कारण होती है। चंद्रमा नहीं, बस सूर्य और तारे। सूर्य के पास भी अपनी चमक है और तारों के पास भी अपनी चमक है। अब मान लीजिए कि हम भी बना सकते हैं क्या? प्लाज्मा को हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो बताया गया है कि विसर्जन नली में अगर प्रयोगशाला में अगर
अति निम्न दाब पर, प्रेशर नहीं करना है, फ्री एकदम कम दाब पे कोई गैस ले लिया जाए और उस गैस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से वो गैस टूटेगा, आयन भी बनेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे और वहीं प्लाज्मा उत्पन्न होगा और उसी प्लाज्मा के कारण वो विसर्जन नली चमकने लगता है। ये हुआ हमारा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। हमको बस इतना जान लेना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। इसी के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। प्रयोगशाला में बना सकते हैं कैसे, तो विसर्जन नली में किसी गैस को लेकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराएंगे तो वहां पे चमक उत्पन्न होगा, जैसे हमको लगेगा कि हाँ प्लाज्मा का निर्माण हो चुका है। अब हम बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस। बी से बोस, ई से आइंस्टाइन और सी से कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था को कहा जाता है। बहुत रोचक चीज है कि हम ठोस द्रव गैस ही समझ पाते हैं, उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं कि और कल्पना करना कठिन है कि और भी अवस्थाएं इसकी होती हैं। तब तक हमें जानने को मिला कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को तो हमने भाई देखा कि सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो वहां जाके हम चेक करेंगे नहीं कि वो रहता है, बहता है कि उड़ता है। तब तक एक और अवस्था आ जा रहा है, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम क्यों पड़ा? सन 1920 में भारत के एक वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ गणना किया, कुछ लिखा और उसी गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की, सोचा। उसमें प्राप्त नहीं की इन्होंने कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कैसी होगी भाई? तो उन्होंने कहा कि सामान्य हवा का घनत्व देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस द्रव गैस में सबसे हल्का कौन है, घनत्व का मतलब हल्का और भारी से समझिएगा। ज्यादा घनत्व तो ज्यादा भारी, कम घनत्व तो हल्का एकदम, यही समझिए। घन तो बताया है मैंने पिछले एपिसोड में। तो सबसे हल्का हवा को ही माना जाता है, यानी कि सबसे कम घनत्व हवा का है। अभी हमारे जानने में उस हवा में भी उस हवा का जितना घनत्व है उससे 1,00,000वां भाग, लाख गुना कम घनत्व वाला गैस ले लीजिए। यानी कि हवा जितना हल्का है उससे 1,00,000 गुना कम, 1,00,000 गुना कम हल्का गैस ले लीजिए और उस गैस को ठंडा कीजिए एकदम कम ताप पर। 0 डिग्री सेल्सियस में तो पानी बर्फ बन जाता है, उससे और अधिक कर रहा है कि माइनस में जाइए और ठंडा कीजिए, ठंडा करते जाइए। तो ठंडा करने पे जो पदार्थ मिलेगा, जो पदार्थ की अवस्था मिलेगी, उसी को हम बीईसी कहेंगे। भविष्यवाणी करके रह गए 1920 में। अब भाई कोई प्राप्त करेगा तब ना, जानने से क्या फायदा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद से 2001 में 3 वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, एरिक कर्नेल, उल्फ वेंकटेले और कॉर्प इवेगेन। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने बीईसी को प्राप्त भी कर लिया। बीईसी को देखा, बनाया खुद से। करना क्या था? सबसे कम घनत्व वाले गैस को, हवा से 1,00,000 गुना कम घनत्व वाले गैस को उठाया और ठंडा किया, उनको प्राप्त किया। प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, ये मुश्किल काम इन्होंने आसान किया, बनाया। तो इन्हीं तीनों लोगों को इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीईसी और प्लाज्मा, इन दोनों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको जानना है। जीके के क्वेश्चन की तरह एग्जाम से बहुत इसका लेना देना नहीं। प्लाज्मा जान लीजिए सूर्य तारों में होता है और बीईसी तो आपने देखा ही नहीं है। हवा के 1,00,000 गुना हल्का गैस को उठाइए, ठंडा कीजिए, आपका बीईसी तैयार हो जाएगा। चैप्टर लगभग आपकी समाप्ति की ओर है। 1-2 क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। ऐसे मौखिक चर्चा एक क्वेश्चन है, पदार्थ के गुणों के आधार पर कुछ क्वेश्चन है। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, पंखा के नीचे बैठने में ठंडा क्यों होता है, गर्मी के दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, बारिश के दिन में कम क्यों। वास्तव का सभी फैक्ट था, उसमें मैंने चर्चा करा था। आज 2 क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए कि स्विमिंग पूल में पानी में गोताखोर ज्यादा है तो सीधे नीचे चला जाता है, पानी को काटते हुए, फाड़ते हुए नीचे चला जाता है। क्यों, कारण क्या है, उससे क्या समझ में आता है? समझ में हमको यही आता है कि पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल कम है, इसी के लिए उस पानी को काट पाता है। पानी में फाइट मार सकते हैं, उसी को देखिए ना, पानी को काटना छोड़िए, इसे मार सकते हैं, इससे मार के इसको पार कर सकते हैं? नहीं। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काटते हुए, फाड़ते हुए नीचे चला जाता है। इससे हमको ये समझ में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे हमको ये समझ में आता है कि पानी के कणों के बीच का अंतराणविक बल बहुत कम है, जिसके कारण वो पानी को
काट लेता है। एक और क्वेश्चन, गर्मा गर्म खाना का गंध बहुत दूर तक महकता है, ठंडा खाना नहीं महकता है, कारण क्या है? तो गर्मा गर्म खाना महकता इसलिए, गर्मा गर्म खाने से भाप जब निकलती है, ये ताप बढ़ने के चलते इनका स्पीड और बढ़ जाता है और वो दूर तक जाके महक देता है। और ठंडे खाने में टेम्परेचर की कमी होती है, उस टेम्परेचर की कमी के कारण उसके गति, हवा की गति बहुत कम होती है, इसलिए वो गंध बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। और गंध हवा में कैसे मिलता है? विसरण से। विसरण का गुण बताया गया था कि एक गैस दूसरे गैस में अच्छे से मिल जाए, उसे हम विसरण कहते हैं। लगभग आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपके मन में किसी तरह का परेशानी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। अगले एपिसोड में अगर आपके कुछ कंप्लेन आएंगे तो उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर देंगे, वरना नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट चैप्टर का होगा और नेक्स्ट चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए।